Hello, everyone, and welcome to FG Law Kit. Today's lecture is an introductory lecture to public international law, जिसमें कि हम international law का historical background और उसकी development के बारे में जानेंगे. This lecture will give you a basic understanding of public international law, जिससे कि आप आगे आने वाले topics को comfortably समझ पाए. Broadly speaking, we will cover international law's definition, need and importance, growth and development, sanctions under international law, provisions for its codification, and lastly, the relationship between third world and international law. तो अब हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन पे. International law is essentially the rules which govern nations consenting to submit to it. ये लॉज कंट्रीज की डीलिंग्स को रेगुलेट करते हैं और नेशंस के बीच एक पीसफुल रिलेशंस को प्रमोट करते हैं. पर इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉज से एक बात पर डिफर करता है कि ये लॉज सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल होते हैं जो इन लॉज को अबाइड करना चाहते हैं. सेकेंडली, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स प्राइमरली स्टेट्स होते हैं एज अपोज टू डोमेस्टिक लॉज जहां सब्जेक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल सिटीजन्स होते हैं. पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये ही है कि कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इज नेसेसरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉज. नेचुरली एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही है, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल लॉज और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एज यू नो, आजकल की वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है. ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस इतनी आगे पहुंच चुकी है कि ये सिर्फ इकोनॉमी को ही इफेक्ट नहीं कर रही. वी सी ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग कल्चर्स एंड पॉलिसीज. अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतना बोल ही दिया है तो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आई कैसे. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड. इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम डेली इतनी सारी चीजें सीखते हैं और अपनाते हैं जो हमारी कंट्री के कल्चर से काफी डिफरेंट है. जैसे आजकल जीन्स और शर्ट पहनना कुर्ता पहनने से ज्यादा कॉमन हो चुका है. ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन आई कैसे. ग्लोबलाइजेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर आपस में compete कर रहे थे वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए. इस टाइम पे यूएसए ने ग्लोबलाइजेशन की टेक्निक्स को एम्प्लॉय किया जिससे कि वो अपने कल्चर और इकोनॉमिक आइडियल को अपीलिंग दिखा सके. इवेंचुअली यूएसए प्रिवेल्ड और उसका कल्चर ग्लोबली स्प्रेड होने लगा. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेनिम जीन्स और कोका कोला. Now that we know what exactly globalization is, we can answer our main question. एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां डेली लाखों की कमर्शियल डीलिंग्स कंट्रीज के बीच होती है, वहां इंटरनेशनल लॉ की अटमोस्ट नीड आती है. Furthermore, international laws aren't solely limited to commercial dealings between states, जैसा कि हम आगे देखेंगे. अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे. इंटरनेशनल लॉ के दो टाइप्स होते हैं. पहला पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मेन कंसर्न है स्टेट्स और उनके रिलेशंस का रेगुलेशन. ऑल्दो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर और भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरा टाइप है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ उन केसेस में अप्लाई करता है जहां दो पार्टीज एक ट्रांसनेशनल डिस्प्यूट में हो. यहां ट्रांसनेशनल का मतलब पार्टी 1 एक नेशन से बिलोंग करती हो और पार्टी 2 किसी और नेशन से. ऐसे केसेस में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये डिसाइड करता है कि किस कंट्री के लॉ उस डिस्प्यूट में अप्लाई होंगे. अब आते हैं ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे. 18th सेंचुरी से पहले इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस बोला जाता था. इंटरनेशनल लॉ का टर्म जो है वो जेरेमी बेंथम ने 18th सेंचुरी में किया और इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन शुरू हुआ 13th सेंचुरी में. इस पीरियड में क्लासिकल लिटरेचर इंक्लूडिंग ग्रीक और रोमन लिटरेचर और कल्चर को स्टडी करने का ट्रेडिशन बना हुआ था. इस एजुकेशन सिस्टम को ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटास बोला जाता था और इसी से आता है ह्यूमैनिटीज, जिसको आज हम आर्ट स्ट्रीम्स के नाम से भी जानते हैं. इस पीरियड यानी 13th सेंचुरी के थॉमस एक्विनस इज क्रेडिटेड विद द रिवाइवल इन स्टडी ऑफ रोमन लॉ, जिनके कारण 17th और 18th सेंचुरी में ह्यूगो विक्टर जैसे ज्यूरिस्ट्स लॉ ऑफ नेशंस पर अपने थीसिस प्रोपाउंड कर पाए. ह्यूगो विक्टर का मेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि ह्यूगो विक्टर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. The basis of the law of nations was the principle of jus gentium. This principle literally means law of nations और इसको ancient Rome में implement किया जाता था to adjudge cases between Roman citizens and foreigners. The more well-known contemporary of this principle is jus civil, literally meaning civil law, जो सिर्फ Roman citizens के relations और behavior को regulate करता था. Jus civil और jus gentium के basic differences यहाँ outline किए गए हैं.
अब आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे. The conception of international law within Europe was followed by its apparent use in the scramble for Africa during the 18th century. Scramble for Africa क्या था? Scramble for Africa basically African continent का invasion, colonialization और continent का division amongst the colonial powers को कहा जाता है. अफ्रीका का मैप जो आज एग्जिस्ट करता है वो इसी इवेंट के वजह से करता है. The colonial powers mutually agreed to divide the continent among themselves and set up free trade areas. Free trade areas क्या होते हैं? A free trade area is a region in which a number of countries have signed a free trade agreement and maintain little or no barriers to trade in the form of tariffs or quotas among one another. Coming back on track, by the 19th century, countries bilateral treaties से हटकर दूसरे methods of cooperation adopt करने लगी थी. Examples हैं the Congress of Vienna, European Commission of the Danube और International Telegraph Union, जिनके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं गूगल करके. इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में अगला स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएन. वर्ल्ड वॉर्स के आफ्टरमैथ में वर्ल्ड की मेजर पावर्स कलेक्ट हुई एंड दे डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. इस मीटिंग का पहला प्रोडक्ट था लीग ऑफ नेशंस जो 1919 में एस्टैब्लिश हुआ. लीग ऑफ नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव था पीस कीपिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक और सोशल फ्रंट्स पे. However, League of Nations ultimately failed in meeting its agenda. Some causes of failures थे. League की membership mostly European countries तक limited थी. Moreover, major powers जैसे USA, USSR और Germany non-members थे. दूसरा, League of Nations की lack of military power. तीसरा, failure to enforce sanctions successfully because members often did not cooperate और वो aggressive countries के साथ अलग से पैक्ट बनाने लगते थे. लीग ऑफ नेशंस की मेंबर स्टेट्स का मैप इज हेयर फॉर योर रेफरेंस एंड perusal. लीग ऑफ नेशंस को डिसॉल्व किया वर्ल्ड वॉर II के बाद. सब्सिक्वेंटली यूनाइटेड नेशंस 1945 में एस्टैब्लिश हुआ एंड मोस्टली होल्ड्स द सेम एजेंडाज एज द लीग ऑफ नेशंस डिड. यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यहां एनलिस्टेड हैं. अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की कोडिफिकेशन के क्या प्रोविजंस हैं. इंटरनेशनल लॉ के कोडिफिकेशन के प्रोविजंस यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 13 पैराग्राफ 1A में एम्बॉडीड हैं. ये आर्टिकल जनरल असेंबली को मैंडेट करता है कि इंटरनेशनल लॉ की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और कोडिफिकेशन को एंकरेज किया जाए. To help the UNGA in pursuing these ideals, the International Law Commission was instituted. इंटरनेशनल लॉ कमीशन के फंक्शंस है 1. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. 2. कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अगला टॉपिक है सैंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सैंक्शंस एसेंशियली कोएसिव मेजर्स होते हैं उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हों. Sanctions vary from being economic, diplomatic, military, environmental, on sports, and on individuals. Economic sanctions usually एक country के trade पर ban लगा देते हैं. It can take the form of imposing taxes or duties on certain goods being exported from the sanctioned country. Diplomatic sanctions के through sanctioned country की embassy को दूसरे state से हटाया जा सकता है. This happens rarely though. Mostly, diplomatic sanctions are limited to non-visitation of high-profile meetings of the country. Military sanctions include करते हैं military strikes on the sanctioned country or cutting its supply arms जिससे कि उस sanctioned country की military power weaken या debilitate हो जाए. The other types of sanctions are described here. Please go through them for your understanding. अब जानते हैं sanctions की enforcement कैसे होती है और कौन करता है. यूनाइटेड नेशंस चार्टर का चैप्टर 8 सिक्योरिटी काउंसिल को एम्पावर करता है कंट्रीज पे सैंक्शंस इंपोज करने के लिए. Security Council के sanctions must be complied with by the member states as these sanctions are binding in nature. ये sanctions, however, are used as a last resort to prevent the prospect of a global war. Article 42 of the United Nations Charter ये भी mandate करता है कि Security Council can use force if its sanctions do not lead to diplomatic settlement of a conflict. UN sanctions or sanctions imposed by other Western countries have been illustrated in this map. अब आते हैं subjects of international law पे. By subjects we mean subordinates या citizens that are and can be governed by international law. ये subjects हैं 1. States, 2. International organizations, 3. Non-state entities, 4. Special case entities, 5. Individuals, 6. Minorities. States or nations are the main focus of international law as international quite literally means between nations.
International organizations are institutions drawing membership from at least 3 states, having activities in several states, and whose members are held together by a formal agreement. Essentially, international organization बनने के 3 ingredients हैं. 1. Organization must have at least 3 member nations. 2. The organization must be carrying out its activities in several states. And 3. The 3 or more member nations must have formed the organization through a formal agreement. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा. नॉन स्टेट एंटिटीज या नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नेशन से अफिलिएटेड नहीं होते हैं, पर उनके पास ना ही खुद की रिकग्नाइज्ड टेरिटरी होती है और ना ही नेशंस जैसा लीगल स्टेटस. एग्जाम्पल्स आर रेड क्रॉस, WWF, Reuters, ISIS, Al-Qaeda, etc. Special case entities are limited to 2 entities defined as sui generis entities. These are Vatican City and the Sovereign Order of Malta. Individuals are also a primary focus of international law as they are the constituents of a state. Individuals are governed under humanitarian law in the international arena. Last subject of international law है minorities. वर्ल्ड वॉर 2 के हॉरर्स के बाद यूएन ने वर्ल्ड की माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी लॉज लाए. इसी का एक सबसेट है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस पीपल. Indigenous लोग are basically the descendants of the earliest known inhabitants of an area, especially one that has been colonized by a now dominant group of settlers, जैसे कि अमेरिका के रेड इंडियंस. अब जानते हैं थर्ड वर्ल्ड और इंटरनेशनल लॉ के रिलेशंस के बारे में. However, थर्ड वर्ल्ड एग्जैक्टली होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं. थर्ड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के दौरान फॉर्मुलेट किया गया. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज थी जो ना ही यूएसए के साइड थी और ना ही यूएसएसआर के. यूएसए और उसके एलाइज को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता था और यूएसएसआर और उसके एलाइज को सेकेंड वर्ल्ड. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मोस्टली डेवलपिंग नेशंस थे जिन्होंने उस टाइम अपनी इंडिपेंडेंस रिसेंटली ही गेन की थी. अब थर्ड वर्ल्ड का बैकग्राउंड जान लिया है तो हम आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इंटरनेशनल लॉ के रिलेशंस पर. इंटरनेशनल लॉ लार्जली यूरोपियन थॉट का प्रोडक्ट है. एज सच इंटरनेशनल अरीना में वेस्टर्न कंट्रीज को एक एडवांटेज मिलता है ओवर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर आती हैं. इसको आप WTO और IMF की पॉलिसीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मैप इधर दिया गया है. Now we know about the position of third world countries under international law. Problem तो समझ ली, पर इसका solution क्या है? Third world scholars have paved the way towards a solution by historically analyzing the roots of international law. इन scholars की studies को बोला जाता है third world approaches to international law. इनकी findings ये बताती हैं कि international law एक नया तरीका है third world countries को exploit करने का. इस method of colonization को neo-colonization भी बोला जाता है. इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. होप यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल. आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें FG लॉकेट को.